नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 4 पानी रे पानी को पढ़ेंगे व समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आप प्लेलिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूब के सर्च बार में एजू मैग्नेट को टाइप करना है और इस चैनल को सर्च करना है। जैसे ही आप एजू मैग्नेट को टाइप करके सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा। फिर आपको व्यू चैनल पर जाना है। जैसे ही आप व्यू चैनल पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज जो है वो खुलेगा, जिसमें आपको ये सभी ऑप्शंस जो हैं वो दिखाई देंगे। अगर आप वीडियोस पर जाते हैं, ठीक है, तो चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी आपके सामने खुल जाएंगी। आप जो वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज वीडियोस मिल जाएंगी। आप अपनी मनपसंद मनचाही वीडियोस यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट शॉप या स्टोर पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, आप इसे प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। पानी रे पानी, जैसा कि इस पाठ के नाम से ही आपको पता लग रहा है, इस पाठ में हम पानी के बारे में पढ़ेंगे। पानी के महत्व, उसकी उपयोगिता, उसके संरक्षण। ठीक है, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। ये प्रश्न पूछा गया है कि कहाँ से आता है पानी, कि पानी कहाँ से आता है और फिर कहाँ चला जाता है। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है क्या? हमने कभी इस बारे में सोच विचार किया है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। कि हमने इस बारे में सोचा नहीं है कि पानी कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, लेकिन इस बारे में हमने पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। जब हम भूगोल विषय पढ़ते हैं, भूगोल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तब हमें जल चक्र जैसी बातें जो है बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ, कि इस पाठ का एक सुंदर सा चित्र यानी पिक्चर भी होती है। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें। उस चित्र में क्या क्या होता है? सूरज होता है, समुद्र होता है, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें, और लो फिर बहती हुई एक नदी, और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। जैसे आप ये चित्र में भी देख पा रहे हैं, ये आपको सूरज दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए सूरज, बादल, ये पशु पक्षी, नदी, ठीक है, ये आपको घर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। और जो चित्र का दूसरा भाग होता है, दूसरे भाग में, उसमें क्या दिखता है? यही नदी जो है अपने चारों तरफ का जो पानी है उसी समुद्र में मिलती दिखती है। उस पानी को लेकर वो समुद्र में मिल जाती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है। तो आप ये तीर के निशान चित्र में देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये नदी है। ठीक है, ये नदी से शुरू हुआ तीर का निशान, फिर वो समुद्र में गया। ठीक है, समुद्र से जाकर वो ऊपर आसमान में हवा हवा के साथ ऊपर वाष्प में बदलकर बादल बन गए। ठीक है, बादल बनने के बाद बादल जो है जब भारी हो गए तब वो वर्षा के रूप में फिर से धरती पर गिरने लगते हैं। ठीक है, और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। ठीक है, ये देखें, ये देखिए, ये तीर के निशान यहाँ जाते हुए आपको दिख रहे हैं। फिर वापस वो धरती पर आ गए।
तो कहने का अर्थ है ये क्या था, ये प्रक्रिया क्या थी, जल चक्र की। तो जल चक्र क्या होता है, जल चक्र में जो सूर्य की गर्मी होती है उससे जो पानी होता है, चाहे वो समुद्र का पानी हो, झील का हो, नदियों का हो, वो गर्मी से, सूर्य की गर्मी से वाष्प में बदल जाता है और हवा में उड़ जाता है। ठीक है, प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। और फिर क्या होता है, हवा में जो जल वाष्प होता है वो ठंडी होकर छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। ठीक है, और क्या बनते हैं, फिर बादल बनते हैं, जिसे हम संघनन कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, जब बादल बन जाते हैं और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा के रूप में पानी पृथ्वी पर दोबारा से गिरता है। ठीक है, जब वर्षा होती है तो वो पानी जो है, पृथ्वी पर गिरने वाला पानी जो है, वो फिर से नदियों में, झीलों में, समुद्र में बहता चला जाता है और फिर दोबारा ये चक्र जो है शुरू हो जाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में, जहाँ पे वो काम करते हैं, कारखानों में और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूं सूं की आवाज आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे। कि अब घर घर में क्या है, नल लगे हुए हैं और नल में भी पानी जो है वो टाइम टू टाइम आता है। पूरा दिन पानी नहीं आता, या तो देर रात को आएगा या बहुत जल्दी सुबह सुबह आ जाएगा। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। कि जो सुबह की हमारी नींद होती है उसे खराब करके, सुकून भरी नींद को खराब करके, हमें पानी के चक्कर में, पानी जो है जल्दी आ जाता है तो बाल्टियां, बर्तन, घड़े भरने पड़ते हैं। अगर नहीं भरेंगे तो फिर बाद में हमें पानी नहीं मिलेगा। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती है। तू मैं का अर्थ है झगड़ा, आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा करना। ठीक है, बहस करना। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा देते हैं। आपके घरों में भी मोटर जरूर लगी होगी, क्योंकि आजकल जो पानी है वो बिना मोटर के तो आता ही नहीं है। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। इससे क्या होता है, कई घरों का जो पानी है वो मोटर के द्वारा खींचकर प्रेशर के साथ एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। कि पहले क्या होता था, पहले मोटर, घर घर में मोटर नहीं होती थी। जब पानी का टाइम होता था तो पानी वैसे ही आ जाता था नॉर्मल। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, हर घर में मोटर लग गई है। एक ने लगाई तो सबने मोटर लगवा ली कि उससे पानी जो है तेजी से आता है, जल्दी पानी भर जाएगा, हमारी टंकी जो है जल्दी फुल हो जाएगी। और इससे क्या होता है, पानी की कमी जो है और बढ़ती जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। शहरों में, सिटीज में क्या होने लगा है, सामान की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। कि गांव शहरों में ये प्रॉब्लम्स नहीं है पानी की, बड़े बड़े शहरों यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर जैसे शहरों में भी लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। अकाल यानी सूखा या भूखमरी। कि देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है, वहां पर भूखे मरने की नौबत तक आ जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। कि ये तो गर्मी के मौसम की बात थी, जब गर्मियों में पानी की
कमी हो जाती है। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो सब तरफ पानी ही बहने लगता है कि जब बारिश का मौसम आता है, तब क्या होता है? उस समय चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं कि हर जगह पानी ही पानी भर जाता है और देश के कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर बाढ़ भी आ जाती है। यह बाढ़ ना गाँव को छोड़ती है और ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कि आपने अक्सर सुना होगा बरसात के मौसम में मुंबई में बाढ़ आ गई, बिहार में बाढ़ आ गई, है ना? कई घर डूब गए और कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। थम जाना यानी रुक जाना कि कुछ दिनों के लिए सब कुछ रुक जाता है क्योंकि बाहर जब पानी ही पानी होगा, बाढ़ की नौबत आ जाएगी तो लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, वो अपने काम पे नहीं जा पाते, ठीक है? बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। तो कहने का अर्थ है कि कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कि जब ये स्थिति आती है, ये हालात होते हैं तो इन्हीं से हमें पता चलता है कि पानी जो है बेहद कम हो जाना यानी बहुत कम हो जाना य या पानी का बहुत ज़्यादा हो जाना। दोनों ही स्थितियाँ कैसी है, या तो कम हो जाएगा पानी तो अकाल की स्थिति हो जाएगी और ज़्यादा हो जाएगा तो बाढ़ की स्थिति हो जाएगी। तो ये क्या है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें, तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। कि अगर हम दोनों बातों को समझ लें, पानी का सही से उपयोग कर लें, तो हमें कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। गुल्लक क्या होती है? जिसमें हम पैसे जमा करते हैं। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल लेते हैं। आप भी ऐसा ही करते होंगे जब आपके घर में कोई मेहमान आता होगा या आपके कोई रिश्तेदार आपको पैसे देते होंगे, तो आप उसे जमा कर लेते होंगे, चाहे गुल्लक में करते होंगे अपने या अपने। तो आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा जब भी आपके घर में कोई अतिथि आता होगा या आपके रिश्तेदार जो हैं वो आपको पैसे देते होंगे, तो आप उस पैसे को अपने गुल्लक में जमा कर लेते होंगे। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे-बड़े नोट, सब इसमें धीरे-धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं कि हम गुल्लक में अपने पैसे जो है वो जमा कर लेते हैं और जब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उस गुल्लक में जो जमा किए हैं हमने पैसे, बचत की है, उन पैसों को हम उपयोग में ला सकते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। इस धरती को भी क्या कहा गया है? गुल्लक कहा गया है। धरती जो है हमारी मिट्टी की बनी हुई है और इस विशाल यानी बड़ी गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में, जो प्रकृति है, नेचर है, उसी के कारण जो है वर्षा के मौसम में खूब सारा पानी जो है वो बरसता है यानी खूब बरसात होती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। यहाँ पर वर्षा को पैसों से भी ज़्यादा कीमती बताया गया है, यानी वर्षा का जो पानी है वो रुपयों से, पैसों से भी बहुत ज़्यादा कीमती है। इसलिए हमें वर्षा के पानी को इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए, अर्थात धरती में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। कहने का अर्थ है जो वर्षा का पानी आता है, जब वर्षा होती है, जो पानी बरसता है वो तालाबों और झील में जाता है
और इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। और जो तालाब और झील में जो पानी वर्षा का जाता है, वो पानी जो है जमीन के नीचे जो जल का भंडार है उसमें रिसता रहता है और छनकर उस पानी में मिल जाता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता है और इससे हमारे जो भूमि के अंदर का जो जल भंडार है वो समृद्ध होता जाता है, वो बड़ा होता जाता है। ठीक है, यानी कि पानी जो है भूजल में धरती के नीचे इकट्ठा होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। कि जब ये धरती के नीचे जो पानी जो है रिसकर चला जाता है, मिल जाता है, फिर हम उसी पानी का यूज़ कब करते हैं? जब बरसात का मौसम चला जाता है, फिर हम उसी पानी का यूज़ करके घर में, खेतों में, पाठशाला में उपयोग में लाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए। यानी कि जो पानी भूजल भंड का जो पानी है उसे खजाना कहा गया है। कि एक समय ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाटकर भरकर समतल बना दिया। कि जमीन के लालच में क्या कहा गया है कि लोगों ने जमीन के लालच में जो भी अपने तालाब थे उन्हें कूड़े कचरे से पाटकर यानी कि भरकर उन्हें समतल बना दिया। यानी कि जो तालाब हैं उन्हें खत्म ही कर दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। कि गांव में अब क्या होने लगा है, जो गांव में जो भी तालाब थे उन्हें समतल कर दिया गया है, उनमें कचरा डालकर उन्हें भर दिया गया है, उन्हें समतल कर दिया गया है और वहां पर बड़े बड़े मकान बन गए हैं, बाजार बन गया है, स्टेडियम और सिनेमा आदि बन गए हैं। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और इसी का परिणाम है कि गर्मी के दिनों में हमें पानी नहीं मिलता। बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं और जब बरसात आती है तब जो बाढ़ की नौबत आ जाती है और बस्तियां जो हैं वो डूबने लगती हैं और गर्मियों में क्या होता है, नल जो है सूख जाते हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों की आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। इसलिए अगर हमें इस सूखे, भूखमरी की समस्या और बाढ़ की समस्या से बचना है तो हमारे आसपास जितने भी जल स्रोत हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, ठीक है, हमें उनकी रखवाली, उनका ध्यान अच्छे से रखना पड़ेगा। उन्हें खत्म नहीं करना है हमें। जल चक्र हम ठीक से समझें, जब बरसात हो तो उसे थाम लें। कि जल का जो चक्र है उसे हमें समझना चाहिए। जब बरसात हो, बारिश का मौसम हो, तब हमें क्या करना चाहिए? जल को इकट्ठा करना चाहिए। अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें। हमारी जो धरती में जो पानी है उसे सुरक्षित रखें। अपनी गुल्लक भरते रहें, यानी उस भंडार को भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें पानी की कभी भी भविष्य में कमी नहीं होगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। और यदि अगर हमने इस जल चक्र का सही से उपयोग नहीं किया तो भविष्य में हमें पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा। और इसके लेखक कौन है? अनुपम मिश्र जी। यहाँ लेखक का परिचय भी दिया गया है, आइए इसे भी पढ़ते हैं। अनुपम मिश्र एक प्रखर लेखक, संपादक और जाने माने पर्यावरणविद होने के साथ साथ छायाकार भी थे। यहाँ पर पर्यावरणविद का अर्थ है पर्यावरण को जानने वाले।
उसका ज्ञान रखने वाले। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उन्होंने अनेक प्रयोगात्मक कार्य किए हैं, आज भी खरे हैं। तालाब उनकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। ब्रेल लिपि सहित इसका अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुका है। कौन सी उनकी चर्चित पुस्तक है? आज भी खरे हैं तालाब। ठीक है। साफ माथे का समाज उनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है। साफ माथे का समाज उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। वे गांधी शांति प्रति वे, वे गांधी शांति प्रतिष्ठान से प्रकाशित होने वाली पत्रिका गांधी मार्ग के संस्थापक और संपादक भी थे। और अनुपम मिश्र जी का जन्म 1948 में हुआ और मृत्यु 2016 में हुई। तो उनका जो जीवन काल है वो 1948 से लेकर 2016 तक रहा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।